हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस इन्वेस्टिंग वीडियो में हम लोग प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो मिस्टर पीटर लिंच ने दिया था। तो 1840s 1850s में कैलिफोर्निया में क्या हुआ? कैलिफोर्निया गोल्ड रश। तो किसी को कैलिफोर्निया के अंदर गोल्ड मिला एंड जैसे जैसे रूमर फैलते गया कि कैलिफोर्निया के अंदर गोल्ड मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट मोर देन 3 लाख पीपल कैलिफोर्निया की तरफ आए। एंड एक्चुअली जो स्टेट उस टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ, इस ये जो गोल्ड रश हुआ था, इसी की वजह से वो पूरा जो स्टेट है एस्टैब्लिश हुआ है। आज वो भी स्टेट इस वजह से काफ़ी फेमस है। तो जब ये गोल्ड रश हुआ तो इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली इतना गोल्ड किसी को मिला नहीं, कि जितने भी गोल्ड माइनर्स थे आगे जो मतलब गोल्ड के लिए डिग कर रहे थे, बट गोल्ड नहीं मिल रहा था उनको इतना। बट हुआ क्या इस टाइम पे कि जो पिक्स एंड शवल सेल कर रहे थे इन जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे गोल्ड रश में, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। एंड इस टाइम पे एक और बहुत पॉपुलर कंपनी आई बाय द नेम ऑफ लिवाई स्ट्रॉस। तो जो मिस्टर स्ट्रॉस हैं, जो लिवाइस के फाउंडर हैं, तो उन्होंने 1850s के अंदर जो डेनिम जीन्स है वो बेचना स्टार्ट करा। जितने भी वहाँ पे माइनर्स थे लिवाइस की, वो पहन रहे थे डेनिम जीन। एंड एक्चुअली में लिवाइस का जो फाउंडेशन है वहीं से हुआ। तो लिवाइस वाज एक्चुअली द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द गोल्ड रश। एंड इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का इन नटशेल मतलब क्या होता है? एक मेन ट्रेंड चल रहा है, जैसे ट्रेंड की बात करते हैं गोल्ड रश चल रहा है, बट उस ट्रेंड से जो साइड बेनिफिशरीज हैं या उस ट्रेंड के जो इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज है, उसको हम प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कहते हैं। एंड इससे रिलेटेड साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग का। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या कहती है कि जो गोल्ड रश वाले हैं वो अच्छा करेंगे। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या कहती है कि जो आपके पिक्स एंड शवल सेलर्स हैं दे विल डू वेल। एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग क्या कहती है कि जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, माने अगर कैलिफोर्निया के अंदर इतने लोग आ रहे हैं तो जो रिटेलर्स काफी अच्छा करेंगे वहां पे, एंड साथ साथ वहां पे जो उनको प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो भी काफी अच्छा करेंगे। सो दिस इज द इंटायर आइडिया ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट टाटा स्टील, तो टाटा स्टील एक सिक्लिकल कंपनी है, जैसे सबको पता है कि स्टील एक सिक्लिकल कमोडिटी है। बट स्टील के भी जो इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, दोज आर द कंपनीज विच प्रोड्यूस रिफ्रैक्टरीज। तो जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, हमने जैसे अपनी वीडियोस में लास्ट 2 years में काफी बारी बात करी है आरएचआई मैग्नेसिटा की। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल का जो बेसिकली यूसेज है स्टील प्रोडक्शन के अंदर, तो उसका जो रिप्लेसमेंट साइकिल है कभी कभी 10-15 days का भी है, कभी कभी 2-3 months का भी रहता है। बट क्योंकि वो कंज्यूमेबल है, माने स्टील की प्रोडक्शन में बार बार उसकी कंजम्पशन होती है, एंड साथ साथ यहाँ पे जो प्राइसेस थोड़े नॉन वॉलेटाइल है। तो अगर आप टाटा स्टील और आरएचआई मैग्नेसिटा का स्टॉक चार्ट कंपेयर करेंगे लॉन्ग रन का, तो यू विल फाइंड कि आरएचआई मैग्नेसिटा का जो स्टॉक चार्ट है इट इज मच लेस वॉलेटाइल। यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है। वॉलेटिलिटी कम क्यों है? लॉन्ग रन में स्टॉक चार्ट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट टेल्स द ट्रुथ। वॉलेटिलिटी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन हैं दे आर मच लेस वॉलेटाइल। यहाँ पे मार्जिन की फ्लक्चुएशन कम है, एंड यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी ज्यादा है। एंड टाटा स्टील का क्या ज्यादा है कि टाटा स्टील इज एक्चुअली अ प्राइस टेकर, क्योंकि रिफ्रैक्टरी मटेरियल ऐसा मटेरियल है कि जिसमें मतलब स्टील की प्रोडक्शन में 1% कॉस्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे कंपनीज थोड़ा सा प्राइस इनसेंसिटिव हो जाती हैं, पर इनके जो मार्जिन है सस्टेनेबल रहते हैं रिफ्रैक्टरी कंपनीज के। तो अगर आप टाटा स्टील एंड आरएचआई मैग्नेसिटा की आरओसी कंपेयर करेंगे, तो यू विल फाइंड कि जब टाटा स्टील डाउन साइकिल में जाता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी खराब हो जाती है। फिर इस आरएचआई मैग्नेसिटा की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा 17 से 18% के ऊपर रहती है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग एंड दिस इज एक्चुअली द ट्रेंड ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे कुछ 15 to 20 केस स्टडीज देखते हैं कि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए एंड प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग से आपको क्या फायदा हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, दोज आर द रियल एस्टेट कंपनीज। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे डिफरेंट वेज हैं, पर रियल एस्टेट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स आते हैं, इफ आई टॉक अबाउट शोभा, इफ आई टॉक अबाउट सनटेक, इफ आई टॉक अबाउट मैक्रोटेक, और बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया बुल रियल एस्टेट, इवन दो सम ऑफ दीज कंपनीज काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं, पर डेवलपर्स में एक पॉइंट क्या रहता है कि डेवलपर्स एक सिक्लिकल बिजनेस है। माने अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी, अगर ब्रॉडली लोगों की इनकम बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे हाउसिंग लोन के, तो अगर जो अफोर्डेबिलिटी रेट इंप्रूव होएगा, जैसे इस टाइम पे हम यहाँ इस चार्ट में देख सकते हैं हो भी रहे, तभी रियल एस्टेट डेवलपर्स में पैसा बनता है। यहाँ पे आशियाना हाउसिंग का भी एग्जाम्पल है। बट प्रॉब्लम क्या रहती है रियल एस्टेट डेवलपर्स में कि बहुत सारे फैक्टर्स राइट होने चाहिए ताकि एक इन्वेस्टर पैसा कमा पाए। माने इकोनॉमी पहले अच्छी होनी चाहिए, फिर इनकम्स अच्छी होनी चाहिए, फिर इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए, फिर हाउसिंग की जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए, तब जाके हाउसिंग के अंदर बूम की कंडीशंस क्रिएट होती हैं।
पर एक्चुअली में काफ़ी बारी ऐसा होता है कि ये 4 कंडीशंस मीट ना करें, तो इस वजह से जो डेवलपर्स हैं उनके अंदर पैसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट होता है। बट ये तो हमने बात करी डेवलपर्स की, बट इंडिया में एक जो ट्रेंड कॉमन है ही कि अपना घर तो अपना ही होता है। तो यहाँ पे अपना घर तो अपना ही होता है, इसके अगर इस ट्रेंड पे हमें इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रॉक्सीज हैं। तो यहाँ पे 2 मेजर प्रॉक्सीज हैं जिनमें आई थिंक वेल्थ क्रिएशन यहाँ से काफ़ी हो सकती है। तो फर्स्ट मेजर प्रॉक्सी है द प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट कंपनीज, दैट इज अ बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज। एंड सेकेंड मेजर प्रॉक्सी है द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो पहले जब हम प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट में बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंपनीज आती हैं। एक कंपनी ऐसी है जो स्टील ट्यूब्स में काम करती है। अगर हम एपीएल अपोलो की बात करें तो रिसेंटली उनके जो Q4 FY22 के वॉल्यूम के नंबर्स आए थे एंड दे रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 5,50,000 टन्स ऑफ वॉल्यूम, जो इनकी हाईएस्ट एवर है। अब हाईएस्ट एवर क्यों है? क्योंकि एपीएल अपोलो का जो प्रोडक्ट है अगेन रियल एस्टेट में यूसेज हो रहा है एंड साथ साथ जो इंडिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी कंस्ट्रक्शन है, अगर हम वेयर हाउस की बात करें तो वेयर हाउस में भी यूज होने लग गए हैं। यहाँ तक जो हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर भी यूज हो रहा है इस टाइम पे। इसके बाद यहाँ पे और भी हमारे पास अगर हम प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट में बिल्डिंग मटेरियल में देखते हैं तो केबल एंड वायर्स कंपनी भी आती है, जैसे पॉलीकैब आती है हमारे पास, केईआई इंडस्ट्रीज आती है। आप हमारी केईआई की वीडियो भी देख सकते हैं। और भी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं सो वी गेट कंपनीज लाइक एस्ट्रल, तो एस्ट्रल पीवीसी सीपीवीसी पाइप्स, प्रिंस पाइप्स जो भी पीवीसी सीपीवीसी पाइप्स में काम करते हैं। फिर हमारे पास एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स आते हैं। तो एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स भी आज भी इंडिया में पेंट्स की पर कैपिटा जो कंजम्पशन है लो है, तो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। फिर सिरका पेंट्स का एग्जाम्पल आता है। फिर अक्रिजिल का एग्जाम्पल आता है। तो अक्रिजिल एक तो इंडिया में भी जो क्वाड सिंक है तो शायद इनकी यूसेज बढ़ सकती है, बट अक्रिजिल यहाँ से एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो अक्रिजिल इज नॉट ओनली अ प्ले ऑन द इंडियन रियल एस्टेट बट इट इज अ प्ले ऑन दी बेसिकली हाउसिंग डेवलपमेंट हैपनिंग अब्रॉड। तो यहाँ पे और एक्जो नोबल भी आता है, कजारिया भी आता है, ओरिएंट बेल टाइल्स भी आता है। सो दिस जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि एक्चुअली में जो रियल एस्टेट के प्रॉक्सीज हैं लाइक बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन तो होता ही है। तो यहाँ पे अगर बिल्डिंग मटेरियल इंडेक्स में अगर यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हम 4-5 कंपनीज का पैट देखते हैं मिलके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पैट इन कंपनीज का 350 करोड़ से कुछ 2400 करोड़ के आसपास आ गए लास्ट 6 to 7 years में। एंड दिस हैज हैपेंड इन अ टाइम व्हेन एक्चुअली द रियल एस्टेट साइकिल वाज़न्ट डूइंग वेल। सो जस्ट इमेजिन कि ये प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग से आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बेसिकली बेनिफिट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम केईआई का एग्जांपल लेते हैं तो सिर्फ रियल एस्टेट का ही बेनिफिशियरी नहीं है, तो एक्चुअली डिफरेंट सेक्टर्स में सेल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एस्ट्रल का एग्जांपल लेते हैं तो एस्ट्रल में जो सीपीवीसी पाइप्स है उनका यहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है कि सीपीवीसी पाइप्स का यूसेज बढ़ते जा रहा है। तो सीपीवीसी पाइप्स का जो इस टाइम पे इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो 20 to 22% के आसपास है। तो प्लम्बिंग के अंदर इस टाइम पे जो सीपीवीसी पाइप्स हैं, जो मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रही है उनमें यूसेज बढ़ते जा रहे हैं। तो सीपीवीसी पाइप्स इज गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम दी पीवीसी पाइप्स। इस वजह से एस्ट्रल का भी जो वॉल्यूम ग्रोथ है लास्ट 6-7 years में काफी ज्यादा दिखता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में एक और एग्जाम्पल देखूं तो दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हाउसिंग फाइनेंशियल्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जिसने पाइनियर करा था दैट वाज ग्रू फाइनेंस। एंड ग्रू फाइनेंस का ROE 20-25% के बीच में रहता था, 20-25% के बीच में। एंड फाइनेंशियल्स में 20-25% ROE कमाना एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड ग्रू फाइनेंस का ये ROE फॉर नियरली अ डेकेड 20 to 25% के बीच में था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ग्रू फाइनेंस एवरेज टिकट साइज जो उनके लोन्स का होता था तो वो ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन देते थे जहां पे एवरेज टिकट साइज लोन का बिलो 10 lakhs होता था। एंड जहां पे बिलो 10 lakhs या 12 lakhs के लिए अगर आप लोन दे रहे हैं, बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन है, तो वहां पे यील्ड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंपनीज हैं लाइक एप्टस वैल्यू एंड साथ साथ आवास है, बट इन दोनों की वैल्यूएशन शायद से इस टाइम पे बहुत महंगी है। तो आवास में भी इस टाइम पे जो एवरेज टिकट साइज है 9.5 lakhs के आसपास है। एप्टस में तो और भी कम है, आई थिंक 7 to 8 lakh रुपीज के आसपास का है। तो अगर हम IFL के अंदर उनकी हाउसिंग फाइनेंस की सब्सिडरी देखते हैं तो वहाँ पे भी एवरेज टिकट साइज घट के 20-21 लाख से 16 to 15 lakhs के आसपास आ रहा है। इस टाइम से 16 lakhs के आसपास है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस विच इज इनडायरेक्टली अ प्ले ऑन अफोर्डेबल रियल एस्टेट। क्योंकि जैसे जैसे लोग सस्ते घर लेते हैं, यहाँ बिलो 10 to 15 lakhs के घर लेते हैं, जिसमें इंडिया की काफी डिमांड है, तो टियर 4 टियर 5 में उनकी फाइनेंसिंग के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आ रही है। तो यहाँ पे बैंक्स के लिए पेनिट्रेट करना मुश्किल है, इस वजह से ये NBFCs काफी ज्यादा अच्छा कर रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। अगर हम सेकंड सच सेक्टर देखते हैं, सेकंड सच ट्रेंड देखते हैं जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, दैट इज ऑफ एक्सचेंजेस। तो अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम एक्सचेंजेस को देखते हैं तो एक्सचेंजेस के बिजनेस में 3 थिंग्स बहुत कॉमन है। फर्स्ट थिंग क्या कॉमन है? मोनोपोली बिजनेस है।
सेकेंड थिंग क्या कॉमन है कि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है। अगर मोनोपोली बिजनेस है और आपका इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है तो आपके मार्जिन्स ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो 30, 40, 50% ईबिटा मार्जिन्स एक्सचेंजेस के अंदर बनना इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। एंड फाइनल चीज़ क्या है कि फ्री कैश फ्लो थ्रोइंग बिजनेस है, माने डिविडेंड ही डिविडेंड मिलेगा या शेयर बायबैक्स ही शेयर बायबैक्स होंगे। These three things are very very common across all the exchanges in the world. तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज ओवर हियर अगर हम मोनोपोली में देखते हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे इक्विटी मार्केट्स में या फिर अगर हम कैश मार्केट्स में देखें तो इनका मोर देन 85 to 90% मार्केट शेयर है। अगर हम MCX की बात करें तो मोर देन 95% मार्केट शेयर है जो कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर है। फाइनली जब हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का भी मोर देन 85 to 90% मार्केट शेयर है शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट के अंदर। आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 95 to 98% के आसपास है। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि अगर हम IEX का एग्जाम्पल लेते हैं, मोनोपोली है, मार्जिन्स बहुत हाई हैं एंड फ्री कैश फ्लो जनरेशन है। तो यहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम और एग्जांपल्स देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। अगर हम इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज को भी लॉन्ग टर्म में अगर इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज का भी स्टॉक रिटर्न्स देखते हैं देन यू विल फाइंड कि इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज इन द लॉन्ग रन हैज ऑल्सो क्रिएटेड वेल्थ। फिर अगर हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप की बात करते हैं तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप इन द लॉन्ग टर्म हैज ऑल्सो क्रिएटेड वेल्थ। अगर हम CME ग्रुप की बात करते हैं और फाइनली अगर हम इसकी बात करते हैं नैस्डैक की, तो जो नैस्डैक इंडेक्स का यहाँ पे ओनर है एंड जो नैस्डैक इंक एक्सचेंज चलाते हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इनकी बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यू विल फाइंड कि नैस्डैक इंक ने भी बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करी है। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में एक्सचेंजेस ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ, क्योंकि आप इनडायरेक्टली क्या बेट कर रहे हैं। सपोज करते हैं आज NSE का IPO आता है एंड आप NSE का मतलब आप खरीद लेते हैं, IPO वैल्यूएशंस की बाद में बात करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली क्या बात करें कि इंडिया की जो इक्विटी मार्केट्स हैं दे विल डू वेल। एंड क्योंकि इंडिया में इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन का कल्चर बढ़ते जाएगा, सो दैट इज अगेन प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कि अगर आप इंडिया की इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेशन पे इनडायरेक्टली बेट कर रहे हैं थ्रू बेटिंग ऑन एन एक्सचेंज। सिमिलरली आप जब IEX पे बेट करें तो सिमिलरली दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कि आप इंडिया की जो शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट है उस पर इनडायरेक्टली बेट करें, क्योंकि एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग मार्केट है यहाँ पे मार्केट शेयर गेन करते जा रही है, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा भी। सो दिस इज अगेन द सेकंड सेक्टर जहां पे प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। जस्ट बिफोर वी गो फॉरवर्ड देयर आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द SOIC मेंबरशिप। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम SOIC कंटिन्यूअस क्लासेस में अंडर द डिस्कशन फोरम तो हम जो भी स्टूडेंट्स या ट्राइब मेंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस है सारे सॉल्व करते हैं। बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि अगर कोई स्टूडेंट SOIC मेंबर बना है, अगर वो SOIC का कोर्स या SOIC सेक्टोरल वेबिनार्स अटेंड करे मेंबरशिप में, सो आई थिंक ऑल द क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एंड नो क्वेश्चन शुड बी अनआंसर्ड। तो विद इन 24 to 48 hours we answer the questions and last 2 years में I think most probably we must have answered more than 3 lakh questions, क्योंकि हर शाम को मैं बैठ के ऑलमोस्ट 6 to 7 के बीच में सारे क्वेश्चंस आंसर करता हूँ, क्योंकि फर्म का पॉलिसी है कि नो क्वेश्चंस अनआंसर्ड। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द SOIC मेंबरशिप इज दैट वी कीप कंडक्टिंग सेक्टोरल वेबिनार्स विद ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे सेक्टोरल वेबिनार्स करते हैं, साथ साथ डिफरेंट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पे भी सेक्टोरल वेबिनार्स करते हैं। तो जितने भी पास्ट वेबिनार्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप एंड इवन द अपकमिंग वेबिनार्स आर अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ कि इक्विटी इज अ नेगेटिव आर्ट, माने इन्वेस्टिंग इज अ नेगेटिव आर्ट। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना। अगर आप ये जान के कि क्या नहीं करना तो जो चीजें रह जाएंगी वही आपको करनी पड़ेंगी। तो क्या नहीं करना में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फॉरेंसिक एनालिसिस का। तो हम 17 अप्रैल को SOIC ट्राइब मेंबर्स के लिए फॉरेंसिक एनालिसिस पे वेबिनार कर रहे हैं विद एंड लिंक टू द रजिस्ट्रेशन इज आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम ऑलमोस्ट 250 कंपनीज का एक स्क्रीनर पे एक शीट बना देंगे या एक हम 250 कंपनीज का एक गूगल शीट बना देंगे विद आवर अकाउंटिंग पैरामीटर्स एंड उन कंपनीज के हम अकाउंटिंग स्कोर देंगे कि अकाउंटिंग स्कोर में क्या ये ग्रेट है, क्या ये ओके है, क्या ये कंपनी बैड है। एंड एक्चुअली हमारे अकाउंटिंग जो पैरामीटर्स है उनको हम यूज करके देखेंगे। 10 to 12 अकाउंटिंग पैरामीटर्स है एंड इस वेबिनार के बाद आप इजीली ये जो अकाउंटिंग पैरामीटर्स आप खुद भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमने पास में हॉस्पिटल वेबिनार पे, केमिकल सेक्टर पे, प्लेटफॉर्म सेक्टर पे, यहाँ तक लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस सेक्टर पे जो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर्स है उसको भी सिंप्लीफाई करें। फिर हमने जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर भी वेबिनार करें एंड साथ साथ हमने जो डिफरेंट सेक्टर्स है इन सारे सेक्टर्स को एनालाइज करें। एंड फ्यूचर में हम जो ऑटो एंसिलरीज है, QSR सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, इसको भी कवर करने वाले हैं। So all these webinars are part of the SOIC membership.
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द SOIC मेंबरशिप इज कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके हम डिफरेंट लर्निंग्स लाइक ऑलमोस्ट एवरी वीक हम लोगों ने एक वेडनेसडे या थर्सडे बना रखा है जिसमें हम पॉडकास्ट सेंड करते हैं कि हमारी लर्निंग क्या थी इस वीक में, क्या क्या बिजनेसेस से हम सीख रहे हैं, क्या क्या डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हम सीख सकते हैं एंड कैसे कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के क्या मेट्रिक्स होते हैं। उसमें हम साथ साथ जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, जो इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल होता है वो भी साथ साथ शेयर करते रहते हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द SOIC मेंबरशिप इज कि हम जो डिफरेंट अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी वेबिनार्स कराते हैं and we also give the tribe members an opportunity to ask their questions directly. And the final most important thing is that we keep conducting Ask Me Anything sessions. So the next Ask Me Anything session will be done on the second Sunday of April. तो हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट वंस अ मंथ या वंस इन 2 months एक Ask Me Anything सेशन हो जाए जिसके अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो जितने भी डाउट्स हैं डायरेक्टली हम लोग रिजॉल्व कर पाए। सो ऑल दीज 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द SOIC membership and link to the SOIC membership is given in the description box below. Now coming back to the video, अगर हम अब थर्ड सेक्टर ऐसे बात करते हैं जहां पे प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग हो सकती है, एक्चुअली द क्रिएटर्स इकोनॉमी। तो जब हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉक्सी ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स क्या हो गए, तो अगर हम SOIC का एग्जांपल लेते हैं तो वी आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर इन्वेस्टिंग एजुकेशन। हम आपको एजुकेट कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बारे में। तो सिमिलरली अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स का बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉक्सी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स क्या है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये आप वीडियो देख रहे हैं, दैट इज यूट्यूब। तो वाई यूट्यूब इज अ विन प्लेटफॉर्म, इसके सिंपल रीजंस क्या है। तो यहाँ पे पहली चीज़ है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट कर सकते हैं, अपनी जो ऑनलाइन पॉपुलैरिटी है या फिर अपनी जो ऑनलाइन फॉलोअरशिप है बढ़ा सकते हैं। सेकंड यहाँ पे की ट्रेंड क्या है, ब्रांड या एडवर्टाइजर्स का। तो जैसे हम लोग तो एडवर्टाइज नहीं करते बट कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट भी करते हैं। तो अगेन जो ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स हैं उनके लिए कैप्टिव ऑडियंस हो जाती है। एंड थर्ड यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन कम्युनिटी, दैट इज दी ऑडियंस। ऑडियंस के लिए क्या विन विन है कि ऑडियंस को एक डिफरेंशिएटेड और यूनिक कंटेंट मिलता है जो ज्यादातर नहीं मिलता। इन्वेस्टिंग की वीडियोस कितने लोग बनाते हैं, काफी कम लोग, बट इन्वेस्टिंग की जो वीडियोस आपको देखना पसंद है वो आप SOIC के चैनल पे आके देख रहे हैं। एंड क्योंकि आप SOIC के चैनल पे आके देख रहे हैं, सो देन दैट बिकम्स अ विन विन रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी है वो बिल्ड हो रही है, आप शायद से सब्सक्राइब भी कर रहे हैं हमारे चैनल को। एंड आपके लिए क्या फायदा हो रहा है कि हम आपको डिफरेंट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एजुकेट कर रहे हैं। अगर हम शायद से एडवर्टाइज करते होते तो जो एडवर्टाइजर्स है उनको क्या फायदा होता कि उनको ऑडियंस मिल जाती। सो दिस इज वाई यूट्यूब इज अ विन प्लेटफॉर्म। एंड अल्फाबेट जो यूट्यूब का ओनर है, दैट इज ऑल्सो द ओनर ऑफ गूगल। तो गूगल का हमने बिजनेस एनालिसिस करा था रिसेंटली अपने ब्लॉग के ऊपर, वो आप पढ़ भी सकते हैं। सो दिस इज वाई प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में यूट्यूब इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉक्सीज फॉर कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी। साथ साथ यूट्यूब के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मेटा की, तो मेटा अगेन फेसबुक है, तो फेसबुक ओन्स इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम के ऊपर इस टाइप में इंस्टा रील्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो इंस्टाग्राम एंड्स अप बिकमिंग अ प्रॉक्सी फॉर इन्वेस्टिंग इन द क्रिएटर्स इकोनॉमी। फाइनली अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या एग्जांपल्स है हमारे पास, तो यहाँ पे सबसे बड़े 2 एग्जांपल्स हैं, सारेगामा एंड टिप्स। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो भी इंस्टाग्राम रील्स पे लोग जो भी सॉन्ग्स यूज़ कर रहे हैं, गाने बना के डाल रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि रील्स के अंदर सॉन्ग्स यूज़ हो रहे हैं। तो इन रील्स में जो सॉन्ग्स यूज हो रहे हैं, ये जो म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनीज है, दीज आर ओन्ड बाय देम। सो अगेन दीज एंड अप बिकमिंग अ प्रॉक्सी फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स इकोनॉमी। सेकेंडली अगर हम स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, तो म्यूजिक स्ट्रीमिंग में आजकल हम जितने भी लोग हैं, या तो हम विंक से गाने सुन रहे हैं या तो सावन म्यूजिक से गाने सुन रहे हैं, बट जो स्ट्रीमिंग कंपनीज है, अगर हम स्पॉटिफाई की बात करें तो इनका इकोनॉमिक्स इतना अच्छा नहीं है, माने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते। पर यहाँ पे जो म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनीज हैं या जो म्यूजिक लाइब्रेरीज ओन करती हैं, लाइक यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, अगर आप यूरोप में रहते हैं तो यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप इस टाइम पे 2% डिविडेंड यील्ड पे, जहाँ पे फ्री कैश फ्लो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, जहाँ पे वो शेयर बायबैक्स भी करते हैं लेवरेज लेके, एंड साथ साथ 15x EBITDA पे ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक्स ओवर देयर। एंड साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ भी इस टाइम पे फ्री कैश फ्लो की 20 to 25% की इजीली आ सकती है। इंडिया के अंदर सारेगामा एंड टिप्स एंड अप बिकमिंग एन इनडायरेक्ट प्ले व्हेन इट कम्स टू रील्स, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीमिंग कंपनी एंड व्हेन इट कम्स टू जनरली द ट्रेंड ऑफ म्यूजिक। सो अगेन ये प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग है। तो फुल एज अ डिस्क्लोजर वी ओन सारेगामा। आई थिंक हमने लास्ट ईयर 1 year पहले भी वीडियो बनाई थी, बस आपको दिखाने के लिए कि कैसे एक प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का ट्रेंड है। सो दिस इज अ थर्ड की मेन ट्रेंड फॉर प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। अगर हम अब फोर्थ की ट्रेंड की बात करते हैं, फोर्थ की ट्रेंड के अंदर हमारे पास सिंपली अगर हम यहाँ टायर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, तो टायर इंडस्ट्री के अंदर एक सिक्लिकलिटी का थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है। पर साथ साथ टायर इंडस्ट्री के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि टायर इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं। टायर इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ प्रॉक्सी टू दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो टायर इंडस्ट्री के भी बहुत प्रॉक्सीज हैं। तो यहाँ पे हम 5 प्रॉक्सीज की बात करते हैं टायर इंडस्ट्री के।
तो यहाँ पे 5 प्रॉक्सीज के हैं। फर्स्ट प्रॉक्सी है राजरत्न ग्लोबल वायर्स, जो टायर के अंदर जो बीडिंग वायर्स है वो बनाते हैं। तो ये जो बीड वायर्स है एक्चुअली में प्रॉक्सीज क्यों बेटर है जैसे राजरत्न की बात करते हैं नॉर्मल टायर इंडस्ट्री से, क्योंकि राजरत्न ग्लोबल वायर्स बाकी जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है वो भी कर सकते हैं। टायर इंडिया से तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, पर टायर मेजरली इंडिया में आज भी एक बेसिकली एक जो बेसिकली एक डोमेस्टिक मार्केट है। तो यहाँ पे राजरत्न ग्लोबल वायर्स की बात करते हैं तो थाईलैंड के अंदर भी इनका प्लांट है, इंडिया के अंदर भी है, थाईलैंड वाला प्लांट इज डूइंग रियली वेल। फिर OCCL है जो इनसॉल्युबल सल्फर बनाते हैं विच इज अगेन यूज्ड इन टायर्स। फिर नोसील है, फिर फिलिप्स कार्बन ब्लैक है जो कार्बन ब्लैक बनाता है टायर के ऊपर का जो ब्लैक कलर आता है कार्बन ब्लैक से। फिर फाइनली हमारे पास याशो इंडस्ट्रीज के नाम की कंपनी है जो नोसील वाला इस टाइम पे नोसील वाला काम कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉक्सीज टू टायर इंडस्ट्री। सो ऑल ऑफ दीज अगर हम सिर्फ राजरत्न को हटाते हैं तो ऑल दी अदर्स आर केमिकल प्रोड्यूसर्स जो टायर के अंदर यूज होते हैं। सो अगेन प्रॉक्सी टू टायर इंडस्ट्री। एक और अगर हम प्रॉक्सी की बात करें, अगर हम प्रॉक्सी टू माइनिंग की बात करें, प्रॉक्सी टू एग्रीकल्चर की बात करते हैं, टायर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। अगर हम रियो टिंटो की बात करते हैं विच इज बेसिकली अ माइनर बेस्ड आउट ऑफ लाइक नॉर्थ अमेरिका या पूरे वर्ल्ड के अंदर ये, तो अगर हम रियो टिंटो की बात करते हैं या फिर हम एल्कोआ की बात करते हैं जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे अगेन एक माइनिंग में एक सिक्लिकल ट्रेंड रहता है। बट माइनिंग के साथ साथ माइनिंग के अंदर क्या यूज होते हैं, ऑफ द रोड टायर्स। एंड ऑफ द रोड टायर्स यहाँ पे जो बहुत बड़े साइज के यूज होते हैं। तो ये जो साइज है ऑफ द रोड टायर्स का, इंडिया क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है इन टायर्स का, तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज बहुत एक्सपोर्ट करता है। एंड बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का अगर आप लास्ट डेकेड के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर वॉल्यूम्स देखेंगे तो यू विल फाइंड कि एक बहुत ही सेक्युलर ट्रेंड है। माने बीच में सिक्लिकलिटी भी आती है, बट जो माइनिंग कंपनीज का सिक्लिकलिटी वो नहीं होता। इस वजह से बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ओवर द लास्ट 10-15 years हैज बीन अ ह्यूज वेल्थ क्रिएटर, क्योंकि इट इज अ प्रॉक्सी टू एग्रीकल्चर एंड इट इज अ प्रॉक्सी टू माइनिंग दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इस वजह से एक प्रॉक्सी बन जाता है एंड प्रॉक्सी के अंदर वेल्थ क्रिएशन काफी ज्यादा होती है। हम नेक्स्ट की प्रॉक्सी देखते हैं। तो दिस प्रॉक्सी इज एक्चुअली अ प्रॉक्सी टू द IT सेक्टर एंड सेक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जहां पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी आउटसोर्स होती है। तो अगर आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की आउटसोर्सिंग पे बेट करना है तो देन एक्चुअली देयर आर डिफरेंट प्रॉक्सीज। तो यहाँ पे CLG ट्रेनिंग या जो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप्स की जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ NIIT लिमिटेड। तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं अगर उनको ट्रेनिंग आउटसोर्स करनी है तो दिस कंपनी कम्स इन टू प्ले। एंड यहाँ पे इनका EBITDA मार्जिन 25 से 30% का है। एंड साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इनकी कैसे होती है यहाँ पे, तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, यहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ $370 billion to $400 billion का साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है। एंड NIIT लिमिटेड ऑलरेडी वर्ल्ड में नंबर 1 CLG प्रोवाइडर कंपनी है माने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर। सो अगेन दिस एंड्स अप बिकमिंग अ प्रॉक्सी। एंड इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है कि अगर आप इंक्रीमेंटल रिटर्न रेशियोज देखेंगे, अगर आप Q3 FY22 की कॉल अटेंड करते हैं तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 79% के आसपास है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो ग्रोइंग एट 25 to 30%। एंड इस कंपनी के अंदर डीमर्जर भी आ रहा है। सो अगेन दिस इज प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, एक प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का ट्रेंड है। एक और कंपनी की बात करते हैं, अगर आपको ऑटोमोटिव या कंज्यूमर ब्रांड्स या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में देखना है तो दैट इज SGS इंटरप्राइजेस। तो SGS इंटरप्राइजेस क्या करती है कि जो ब्रांड्स के लोगो होते हैं, सपोज करते हैं अगर आप होंडा की कार चलाते हैं या अगर आप मारुति की कार चलाते हैं तो आपके स्टीयरिंग के बीच में जो लोगो लगा हुआ है, अगर H का लोगो है अगर आप होंडा चलाते हैं, अगर आपके पास मारुति की कार है तो S का लोगो है, देन दिस लोगो इज बेसिकली डिजाइन्ड बाय अ कंपनी बाय द नेम ऑफ SGS इंटरप्राइजेस। और SGS इंटरप्राइजेस यहाँ पे क्या करते हैं कि जो स्टिकर्स है एंड जो एल्यूमिनियम बैजेस है ऑफ रॉयल एनफील्ड, होंडा, सारे के सारे यही बनाते हैं। फिर जो क्रोम प्लेटेड पार्ट्स हैं, अगर हम महिंद्रा की बात करते हैं तो उसके भी यही बनाते हैं। एंड साथ साथ जो स्पीड डायल्स हैं, तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कार जो इंडिया में आई थिंक लॉन्च हुई थी विद अ स्पीड डायल दैट वाज सैंट्रो 1996 में, तो उसका भी स्पीड डायल SGS इंटरप्राइजेस ने बनाया था। तो उसके बाद जितनी भी कार्स लॉन्च हो रही है तो स्पीड डायल्स में भी इनका एक काफी बड़ा बेसिकली यहाँ पे मार्केट शेयर है। एंड जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड डायल्स भी आ रहे हैं उसके अंदर भी SGS इंटरप्राइजेस का मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है। सो अगेन दिस इज अ कंपनी विच इज अ प्रॉक्सी ऑन बेसिकली ऑटोमोटिव एंड लेसर सिक्लिकलिटी एलिमेंट है। बट इवन दो अगर ऑटो साइकिल अच्छा करेगी तभी ये कंपनी अच्छा करेगी, बट इस कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है या जो मार्जिन है 26 से 30% के बीच में, 26 to 30 माने, और ROC भी हायर है। तो इवन दो ऑटोमोटिव पे डिपेंडेंट है बट यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सुपीरियर देन ऑटोमोटिव। तो जैसे रिफ्रैक्टरी है स्टील के लिए, सिमिलरली ऑटो के लिए दिस कंपनी।
इस कंपनी के पास मोर देन 6000 SKUs है, क्योंकि बहुत सारे SKUs हैं तो एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है SKUs मैनेज करने में। साथ साथ यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब हम एक ऑटो एंसिलरी की बात करते हैं तो अगर आप OEMs के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे एक 2 to 3 ईयर्स का एक सप्लाई का वो होता है कि आपको 3 ईयर्स से पहले सप्लाई नहीं मिलेगी। एंड क्योंकि लोगो एंड ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो वहाँ पे भी एक क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट आ जाता है। सपोज करते हैं आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी स्टीयरिंग से लोगो ही उतर के गिर गया। सो अगेन ब्रांड की जो एक रेपुटेशन वो भी इंटैक्ट रखने के लिए सो इस कंपनी का मोट काफी स्ट्रांग हो जाता है। सो दिस इज वाई दिस कंपनी सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग। हम लोग भी इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, अगेन फुल डिस्क्लोजर, वी डू नॉट ओन द कंपनी, हम सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। बट दिस कंपनी कैन बी अ प्रॉक्सी। सैमसंग एंड वर्लपूल के भी जो लोगोज हैं यही कंपनी इस टाइम पे बना रही है। एंड यहाँ पे पहले हमें लगता था कमोडिटी बिजनेस है, बट मार्जिन जब देखा तो मार्जिन देख के पता लगा कि मार्जिन आर रियली रियली हाई। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग पे आते हैं तो दैट इज द कंपनीज विच विल बेनिफिट आउट ऑफ केपेक्स। तो इंडिया में एक्चुअली में ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी। एंड क्योंकि PLI स्कीम्स आ रही हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख to 3 लाख करोड़ का केपेक्स एडिशनल होगा, विच कैन ऐड टू ऑलमोस्ट 10% ऑफ एडिशनल केपेक्स इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। क्योंकि केपेक्स काफी ज्यादा होने वाला है, इंडिया इज फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस एंड साथ साथ सेल्फ रिलायंस के साथ साथ एक्सपोर्ट पे भी काफी ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया का एक्सपोर्ट नंबर $400 बिलियन क्रॉस करा है। तो कंपनीज जो केपेक्स के कंज्यूमेबल सेल करेंगी दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेल। तो यहाँ पे हम केपेक्स के प्रॉक्सीज देखते हैं। तो प्रॉक्सीज क्या है केपेक्स के? तो पहला तो हमने प्रॉक्सी टू स्टील की बात करी, बेसिकली एक कंपनी RHI मैग्नेसिटा की जो रिफ्रैक्टरीज बनाती है। फिर हम उषा मार्टिन की हमने जैसे टॉप 5 रीजनेबल वीडियोस में भी बात करी थी। तो उषा मार्टिन अगेन स्टील वायर्स बनाती है एंड स्टील वायर्स का डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूसेज है। एंड स्टील वायर्स की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली में स्टील वायर्स एक क्लाइंट के लिए कस्टमाइज होती है, तो बहुत हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है। फिर पिक्स ट्रांसमिशन आते हैं यहाँ पे। तो वी बेल्ट अगेन एक कंज्यूमेबल है जो हर 6 से 7 महीने के अंदर वी बेल्ट ब्रेक हो जाती है तो मशीन चलना बंद हो जाएगी। तो वी बेल्ट का भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूसेज है, एग्रीकल्चर के अंदर यूसेज है, डिफरेंट जो केमिकल की प्लांट्स हैं, जैसे मेरे एक दोस्त का केमिकल प्लांट है तो वहां पे पिक्स की बेल्ट यूज करता है। तो अगेन वहां से मेरे को इस कंपनी बारे में पता लगा कि ये कंपनी लिस्टेड है, तो वहां से एक आइडिया आया कि अच्छा आपके प्लांट में ये यूज होती है। और अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स का, यहाँ फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स का, तो SKF इंडिया शाइफलर आता है। तो बेसिकली जो बेरिंग्स हैं ये कंपनीज वो बनाती है। फिर साथ साथ EKC किर्लोस्कर न्यूमेटिक, टाइम टेक्नोप्लास्ट, जो CNG का केपेक्स हो रहा है, दीज कंपनीज माइट डू वेल। तो जो डेटा सेंटर का केपेक्स हो रहा है, जनरली जो केपेक्स हो रहा है तो कमिंस इंडिया टाइप्स कंपनी कैन डू वेल, क्योंकि कमिंस इंडिया डेटा सेंटर्स के लिए जनरेटर्स प्रोवाइड करती है। फिर एक और कंपनी जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में माइट डू वेल, दैट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ जैश इंजीनियरिंग। फिर रत्नामी स्टील्स जो CNG या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, अगर हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत हाई एंट्री बैरियर्स हैं, इजिली आपका जो पाइप है अप्रूव नहीं हो सकता। तो कार्बन स्टील या जो स्टील पाइप्स हैं ये कंपनी बनाती है बाय द नेम ऑफ रत्नामी स्टील्स। तो रत्नामी स्टील्स का भी लास्ट डेकेड में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है। बट अगेन इफ केपेक्स हैपेंस दिस कंपनी विल डू वेल। एंड फाइनली अगर हम एक कंपनी की बात करें, बेसिकली दैट इज बाय द नेम ऑफ APL अपोलो, जिसकी हमने पहले भी बात करी, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर स्टील ट्यूब्स यूज होने लग गए। तो अगेन इट कैन बी अ प्रॉक्सी फॉर केपेक्स। सो अगेन दीज आर डिफरेंट प्रॉक्सीज। अगर आपको प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग करनी है तो यही एग्जांपल्स रहते हैं। मतलब आपको कॉन्सेप्ट पर्पस के इस वीडियो का आपको सिखाने के लिए कि फ्रेमवर्क कैसे लगता है प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का। फिर अगर हम लास्ट 2 की बात करते हैं तो लास्ट 2 सेक्टर्स में प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में, तो पहले हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर आता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स में भी देयर आर डिफरेंट वेज टू प्ले द फाइनेंशियल सेक्टर थ्रू अ मल्टीपल प्रॉक्सीज। तो यहाँ पे एक प्रॉक्सी की बात करते हैं तो आपने क्रेडिट स्कोर क्या देखा होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर आता है बाय द नेम ऑफ अ कंपनी सिबिल। तो आपका सिबिल स्कोर आता है, क्रेडिट स्कोर की जगह लोग उसको सिबिल स्कोर कहते हैं। तो ट्रांस यूनियन सिबिल अभी इस टाइम में प्राइवेट कंपनी है, बट दिस माइट गो पब्लिक एज वेल। तो दिस इज वन कंपनी विच कैन बी अ प्रॉक्सी फॉर बेसिकली फाइनेंशियल्स। और भी यहाँ पे हम कंपनीज की बात करते हैं जो क्रेडिट स्कोर ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड करती हैं, दैट इज ट्रांस यूनियन। ट्रांस यूनियन का आप लंबे समय में रिटर्न देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सेक्टर इतना फेवरेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स और फाइनेंशियल्स आपका जो डेटा है इन कंपनीज से लेती है, क्रेडिट स्कोर आपका लेती है। एंड आप एक्चुअली अपना जो क्रेडिट स्कोर है तो होता है कि दिस बिकम्स अ प्रॉक्सी फॉर योर क्रेडिट स्कोर। आपकी रिपोर्ट कार्ड बन जाती है कि आप अपने लोन्स टाइम पे देते हैं या नहीं देते। सेकेंडली फिर इक्विफैक्स है एंड थर्ड एक कंपनी एक्सपीरियन के नाम से।
All these three companies have created massive wealth globally, and TransUnion Civil is one of those companies जो इंडिया में अभी प्राइवेट है, and this might get listed in next 2 to 3 years. So keep an eye out for this one, क्योंकि it can be a proxy. और भी अगर हम प्रॉक्सीज की बात करें फाइनेंशियल्स में, तो कैम्स एंड CDSL एक फाइनेंशियल के लिए प्रॉक्सी बन जाती है. CDSL ऐसे कि जितने इंडिया में डीमैट्स खुलते जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट CDSL हैज क्रॉस 5 करोड़ डीमैट्स, विच हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम. फिर कैम्स की बात करते हैं तो कैम्स तो बेसिकली AMCs का सेक्रेटरी है, तो क्या जो भी AMCs का सेक्रेटरी वाला काम होता है वो कैम्स हैंडल करते हैं. सो अगेन दिस इज अ प्रॉक्सी. फिर हम AMCs की इटसेल्फ बात कर सकते हैं, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं लाइक HDFC AMC, या अगर हम UTI की बात करें, अगर हम निपॉन की बात करें. सो अगेन दीज आर प्रॉक्सीज फॉर द ग्रोइंग एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री. पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे को AMC इंडस्ट्री में क्या लगता है कि कंपटीशन बहुत है, तो शायद से ये इंडस्ट्री उतना अच्छा ना करे, तो हमें प्रॉक्सीज के थ्रू देखना चाहिए. मैं शायद से कैम्स और CDSL पे भी इस टाइम पे वैल्यूएशंस के हिसाब से मेरे को शायद से उतना अच्छा ना लगे. बट अगेन दीज आर सम एग्जांपल्स की प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग होती कैसे है. एंड फाइनली अगर हम एग्जांपल देखें तो जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं, तो इंडिया में अगर बॉन्ड मार्केट ग्रो करती है एंड एक्चुअली में फिर मतलब जैसे जैसे मतलब जो क्रेडिट मार्केट में अपटेक आता है, सो कंपनीज लाइक क्रिसिल, कंपनीज लाइक इकरा एंड कंपनीज लाइक केयर रेटिंग्स, दीज आर प्रॉक्सी फॉर द क्रेडिट रेटिंग मार्केट. अगेन फाइनेंशियल्स का पार्ट है, अगेन प्लेइंग इट थ्रू फाइनेंशियल्स. एंड इसके बाद अगर हम एक और प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, दिस इज द फाइनल वन. इसमें हम बात करते हैं इनोवेटर एग्रो एंड फार्मा कंपनीज की. तो इनोवेटर एग्रो एंड फार्मा कंपनीज में अगर हम इनोवेटर एग्रो कंपनीज देखें लाइक BASF या सुमितोमो, जो सुमितोमो जापान में लिस्टेड है, BASF जर्मनी में लिस्टेड है, तो वो लास्ट 6-7 ईयर्स दीज कंपनीज हैवंट डन वेल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक रिटर्न्स. बट इनके जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो अगर BASF का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर PI इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो PI इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा करा. साथ साथ अगर हम फार्मा के अंदर अगर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, तो फार्मा में भी जैसे लॉरस सिंथेसिस है, डीवीज है, सिंजीन है, पिरामल फार्मा है. सो दीज कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस. तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के हैं जो बेसिकली प्रॉक्सी टू इनोवेटर ड्रग्स या इनोवेटर मॉलिक्यूल्स है. इनोवेटर क्या होता है, जो एकदम रिसर्च एंड डिस्कवरी करके बनता है. तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स क्या आते हैं, केमिकल्स के अंदर या एग्रो के अंदर एग्जांपल्स आते हैं. तो एग्रो में भारत रसायन आता है, नवीन फ्लोरिन आता है, पंजाब केमिकल्स है, नियोजन केमिकल्स है, SRF आता है, अनुपम रसायन आता है, एस्टेक लाइफ साइंसेज आता है एंड PI इंडस्ट्रीज आता है. वैसे फार्मा में देखते हैं तो लॉरस सिंथेसिस, डीवीज लेबोरेटरीज, सिंजीन, इस टाइप की कंपनीज आती है जो फार्मा के अंदर इनोवेटर सिंथेसिस कर रही है. माने जो इनोवेटर ग्राम्स हैं सारी ये कंपनीज कर रही हैं. सो दीज आर मल्टीपल एग्जांपल ऑफ सच प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग. साथ साथ हमने आपके लिए ऑलमोस्ट 100 कंपनीज बेनिफिटिंग आउट ऑफ डिफरेंट ट्रेंड्स एक एक्सेल शीट के अंदर डाली है. तो यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो हेल्थ केयर में जो मेडिकल कंज्यूमेबल सेल करती हैं, लाइक टालसन्स की बात करें, या तो अगर हम पॉली मेडिक्योर की बात करें. सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग. अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें मिलेगा कि LTTS जैसी कंपनीज, Elexis जैसी कंपनी, KPIT जैसी कंपनी, साइंट जैसी कंपनी, ऑल दीज आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ अ प्रॉक्सी ट्रेंड. ये प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग है. एंड साथ साथ हमने टॉप 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेसेस की एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने टॉप 10 प्रॉक्सीज की बात करी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्रॉक्सीज हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं. साथ साथ हमने आपके लिए ऑलमोस्ट 100 ऐसे बिजनेसेस डाले हैं विच आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ प्रॉक्सीज, विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड जो हमारी नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस होएगा दैट विल बी ऑन अ वेरी वेरी डिफरेंशिएटेड सेक्टर. एंड शायद से काफी लोग जो मुझसे बहुत टाइम से ये वीडियो मांग रहे हैं वो वीडियो हम फाइनली बनाएंगे. कौन सा नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस होएगा आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन में जज कीजिए, आपको क्या लगता है कौन सा बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं. एंड साथ साथ हमें ये भी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन बिलो में कि आउट ऑफ ऑल दीज डिफरेंट प्रॉक्सीज आपको सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी कौन लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. जय हिंद.